हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ पे भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो अपने सर्किल में, अपनी कम्युनिटी में इस चैनल को शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। अगर आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इंश्योर कर लें कि जहाँ पे भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी किस्म का शोर या डिस्टॉर्शन मौजूद नहीं है। गाइस, आज की ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी हमें फैज़ान अहमद साहब ने शेयर की है और ये बताते हैं कि मौजूदा दौर में यानी फ़िलहाल ये बफर जोन में रहा करते हैं। इनकी जो फैमिली थी या इनका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग बैकग्राउंड था और एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से इनका ताल्लुक था। ये बताते हैं कि जब मैं पैदा हुआ या जब मैंने अपना इब्तदाई टाइम देखा तो जो मेरे पेरेंट्स थे वो लियाकताबाद के अंदर रहा करते थे और मेरे फादर एक छोटी सी रेहड़ी या एक छोटा सा ठेला लगाया करते थे। अब उस आमदनी से जो इनका गुज़रो औकात था वो बहुत मुश्किल था और बड़ी ही मुश्किल से घर का किराया देना, बिल देना या राशन का इंतज़ाम हो पाता था। जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था वैसे वैसे मेरा ख्याल था या मैं चाहता था कि अपने बाप का सहारा बन सकूं। और जो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी वो यही थी कि जब मैं 17-18 साल का हूँ तो उस एज तक मैं इस काबिल हो जाऊं कि कम से कम अपने घर का किराया देने के लिए अपने बाप का सहारा बन सकूं। और ऐसे ही हुआ कि मैंने बड़ी छोटी सी उम्र से मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में मुख्तलिफ जगहों पे काम करना शुरू कर दिया। शुरू से ही मुझे महसूस होता था कि मेरे अंदर कुछ इस तरह की बातें मौजूद हैं जो कि आमतौर पे दूसरे लड़कों में या दूसरे बच्चों में मौजूद नहीं है। जैसे कि अक्सर मैं किसी ख्वाहिश का इजहार करता या कोई भी काम करना चाहता तो मुझे कुदरती सपोर्ट मिल जाती और मेरे काम हो जाया करते थे। इसी तरह जब मैं किसी नई जगह जाता या मैं जगह चेंज करता या किसी दूसरी जगह काम करने जाता तो मुझे जो भी नेगेटिव एनर्जीज थी या जो भी जन्नात थे इस तरह की प्रेजेंस फील हो जाया करती थी। अब ये जो बातें थी मैंने सिर्फ अपनी मदर से शेयर कर रखी थी और मेरी मदर कहती थी कि अगर तुम्हें इस तरह की कोई सपोर्ट है या तुम्हें इस तरह की चीज़ों का एहसास हो भी जाता है तो अगर तुम इस दुनिया वालों को बताओगे तो वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। ये जो भी बातें हैं या जो भी सपोर्ट है या जो भी इस तरह की तुम्हारे साथ कुदरती मदद हासिल है तो कोशिश करो इसका जिक्र किसी से भी ना करो। खैर, आहिस्ता आहिस्ता करके मुख्तलिफ फैक्ट्रीज से मैं इंडस्ट्रीज की तरफ आया और आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे हालात थे वो बेहतर से बेहतर होते चले जा रहे थे। अब एक पूरा चैप्टर है जो मैं मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में या फैक्ट्रीज में जॉब किया करता था तो मेरे साथ वहाँ पे जो वाक़यात पेश आते थे या जिन मखलूक़ात की प्रेजेंस में फील किया करता था वो सारी स्टोरीज अपनी जगह हैं। लेकिन जो आज की स्टोरी है उस स्टोरी के मुतालिक जब मैंने मैट्रिक किया था और मैं उस वक्त इस काबिल हो चुका था कि मैं अपने घर का किराया खुद से दे सकूं तो हम लोगों ने अपने घर को चेंज किया। अब क्योंकि उस वक्त हम लियाकताबाद में रहा करते थे तो लियाकताबाद के अंदर ही एक बहुत मशहूर जगह है 4 नंबर, वहां पे हमने एक घर किराए पे लिया। ये जो घर था ये 3 फ्लोर्स पे मुश्तमिल था और जो जगह हमने किराए पे ली थी ये तीसरे मंजिल यानी 3rd फ्लोर पे मौजूद थी। अब जैसे ही मैं उस घर में गया था तो मुझे मुख्तलिफ प्रेजेंस फील होना शुरू हो चुकी थी। लेकिन क्योंकि मैं बहुत बहादुर था और इतनी जल्दी डरना मेरे बस की बात नहीं थी तो मैंने अपने घर वालों से, ख़ास तौर पे अपने पेरेंट्स से
और अपने छोटे बहन भाई से कभी भी जिक्र नहीं किया कि इस घर के अंदर कुछ ना कुछ मौजूद है। हाँ, कुछ वाकयात थे जो मेरे साथ होना शुरू हुए। जैसे कि जब हम उस घर में शिफ्ट हुए थे तो उस दौर में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। अब अक्सर ऐसा होता कि रात में जब 3 घंटे 4 घंटे के लिए लाइट जाया करती थी तो मैं, मेरे पेरेंट्स गैलरी में या फिर कम से कम सहन में सोने के लिए लेट जाया करते थे। तो वैसे ही एक रात की बात है कि मैं सोने के लिए गैलरी में पलंग डाल के लेट गया। अभी मुझे लेटे हुए 15 या 20 मिनट ही गुजरे थे कि एकदम से मुझे महसूस हुआ कि जैसे बाहर की तरफ से, यानी जहाँ से स्टेयर्स आती हैं, उन स्टेयर्स की तरफ से कोई चलता हुआ एकदम से अंदर की तरफ एंटर हुआ है। अब मेरे जितने भी घर वाले थे ऑलरेडी घर के अंदर मौजूद थे और सारे के सारे सो रहे थे। तो मुझे लगा कि शायद जो नीचे वाले हैं या बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर वाले हैं, उनका कोई बच्चा या उनका कोई फैमिली मेंबर गर्मी की वजह से ऊपर आया है। अब मैंने अपने ऊपर एक चादर डाली हुई थी और मेरी आदत थी कि जब भी मैं सोया करता था तो अपने चेहरे पे, अपने मुंह पे चादर डाला करता था। अब अगर कोई नीचे वाला आएगा या ग्राउंड फ्लोर वाला आएगा तो वो या तो आके लेट जाएगा या फिर छत की तरफ चला जाएगा। लेकिन जो भी अंदर एंटर हुआ था वो मुसलसल मेरे पलंग के गिर्द में या इसके चारों तरफ चल रहा था। अब क्योंकि मैं आधा नींद में था, आधा जाग रहा था, लेकिन मुझे मुसलसल महसूस हो रहा था कि कोई है जो मेरे पलंग के गिर्द में या करीब जवार में चक्कर लगा रहा है। अब मैं क्योंकि गुनूदगी में था तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि चादर हटाऊं और बाहर की तरफ देख सकूं। खैर, उसके कुछ देर बाद मुझे बाकायदा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने चादर को खींचने की या नीचे की तरफ करने की कोशिश की है। एक जोर था जो कोई चादर के ऊपर लगा रहा था और शायद वो चादर को मेरे मुंह के सामने से हटाना चाहता था। अब मैं भी आंखें बंद किए हुए लेटा हुआ था और अब की बार मुझे थोड़ा सा खौफ महसूस हुआ, क्योंकि मुझे इस तरह की एंटिटीज का या इस तरह की एनर्जीज का पहले से ही अंदाजा हो जाता था। तो अब मुझे लग रहा था कि ये कोई इंसान नहीं हो सकता। खैर, मैंने मुसलसल आंखें बंद रखी और मैं मुसलसल ऑब्जर्व करता रहा कि ये जो साउंड है वो कहाँ से आ रहा है और ये जो मूवमेंट है वो किस तरफ हो रही है। कुछ देर खामोशी रही और उसके बाद अब बाकायदा लगा कि कोई बाकायदा से मेरे दोनों पाँव को पकड़ के नीचे की तरफ खींच रहा है। अब जिसने भी मेरे दोनों पाँव को पकड़ रखा था उसके जो हाथ थे वो बहुत लंबे लंबे हाथ थे, बहुत बड़ी बड़ी सी पतली सी उंगलियां थीं और ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ नहीं है बल्कि कोई बर्फ के टुकड़े हैं जो मेरे पाँव पे लगा दिए गए हैं। मुझे शदीद ठंडक का एहसास हो रहा था। अब मैं खौफ के मारे ना आंखें खोल पा रहा था, ना ही बाहर की तरफ देख पा रहा था। जब मैंने इसके बावजूद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तो तकरीबन 15 से 20 मिनट तक खामोशी रही और 15-20 मिनट के बाद अब बाकायदा मुझे महसूस होने लगा कि कोई मेरे सरहाने पे या मेरे मुंह के पीछे आके खड़ा हो चुका है। जो भी मेरे पीछे की तरफ मेरे सरहाने पे खड़ा हुआ था उसकी बाकायदा सांसें लेने की आवाज आ रही थी और एक गर्म सी हवा थी जो उसके सांस लेने पे मेरी चादर से बाकायदा टकरा रही थी। जो भी मेरी बैक साइड पे या मेरे सरहाने पे खड़ा हुआ था शायद मेरे ना रिस्पॉन्स करने की वजह से गुस्से का इजहार कर रहा था। उसकी जो सांसें थी बड़ी गहरी गहरी सांसें थी और ऐसा लग रहा था जैसे गुस्से में कोई सांस लिया करता है तो वैसे ही कोई गुस्से में सांसें ले रहा है। मैं मुसलसल आंखें बंद करके लेटा हुआ था और टोटली इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर मजीद जब मैंने आंखें बंद रखी
तो अब बाकायदा ऐसा लगा कि किसी ने दोनों हाथों से मेरे कंधों को पकड़ा है और मुझे हिलाना शुरू कर दिया है। अब जैसे ही किसी ने मेरे कंधों को पकड़ के हिलाना शुरू किया तो अब मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी थी और मैंने बाकायदा बावाज़े बुलंद आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की। और जैसे ही मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की और उसके बाद आंख खुली तो मेरे करीब जवार में कोई भी मौजूद नहीं था। अगले ही लम्हे इसी दौरानिए में लाइट भी आ गई और जैसे ही लाइट आई तो मेरे जो घर वाले थे, खासतौर पे जो मेरे पेरेंट्स थे, वो जाग चुके थे। अब मैंने पहले सोचा कि अपने फादर से, अपनी मदर से इस बात का डिस्कशन करता हूँ, लेकिन फिर मैं सोचने लगा कि अभी हम नए नए इस घर के अंदर आए हैं, अगर मैं इनको ये बातें बताऊंगा तो ये डर जाएंगे और ना सिर्फ डर जाएंगे बल्कि इसके बाद हमारे पास मजीद पैसों का इंतज़ाम भी मौजूद नहीं है। अगर हमें घर चेंज करना पड़ा तो भला हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि पैसों का इंतज़ाम करने में या एडवांस जमा करने में 2 से 3 महीने लग सकते थे। खैर, ये रात खैरियत से गुजर गई और जब सुबह हुई तो मेरे जहन में मुसलसल जो रात में मेरे साथ वाक़यात हुए थे उनका ख्याल चलता रहा। इत्तफाक से अगली रात मैं घर पे मौजूद नहीं था। मेरी एक कज़न थी, उनकी शादी थी, तो मैं अपनी फैमिली के हमरा वहाँ पे गया हुआ था। खैर, अगले दिन हम वहीं पे रुके और शादी अटेंड करने के बाद जब वापस आए तो तीसरी रात दोबारा से हम लोग छत पे मौजूद थे या अपने घर में मौजूद थे और सेम टाइम पे यानी कि रात के 11 बजे लाइट जा चुकी थी। लाइट जाने के बाद जो मेरे घर वाले थे बारी बारी सोना शुरू हो चुके थे और मैं अगेन चारपाई डाल के सहन में या आंगन में या जो भी गैलरी थी वहां पे लेट चुका था। अभी मुझे लेटे हुए या अपने मुंह पे चादर डाले हुए 15 या 20 मिनट गुजरे थे कि एकदम से दोबारा से मुझे किसी के होने का एहसास शुरू हुआ और अब लग रहा था कि कोई बाकायदा सबसे पहले मेरे सराहने यानी मेरे सर के पीछे आके खड़ा हो चुका है। वैसे ही मैंने मुसलसल आंखें बंद रखी हुई थी क्योंकि उस दिन जो मुझे एहसास हुआ था वाकई में मैं डर चुका था। खैर, जब मैंने आंखें बंद रखी तो दोबारा से वही सब कुछ होना शुरू हुआ। अब की बार सबसे पहले किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझे कंधों से पकड़ के ऊपर की तरफ खींचने की या जोर लगाने की कोशिश की। अब मैंने आंखें बंद रखी हुई थी और ऐसे पोर्ट्रे कर रहा था जैसे कि मैं सो रहा हूं। जब मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, ना मैं उठा, तो जो भी मेरे सराहने पे खड़ा हुआ था उसने दोबारा से गहरी गहरी सांसें लेना शुरू की, जैसे कि लोग गुस्से की हालत में लिया करते हैं। कुछ देर तक जब मैंने रिस्पॉन्स नहीं किया तो किसी ने बाकायदा जो मेरे मुंह पे चादर डली हुई थी वो चादर मेरे मुंह से हटाई और जैसे ही मेरे मुंह से किसी ने बाकायदा चादर हटाई तो एकदम से मेरी आंख खुली। अब जब मेरी आंख खुली तो मैंने इतना खौफनाक मंजर देखा कि मैं आज भी जब उस मंजर को याद करता हूं तो मैं एकदम से खौफ से कांपने लगता हूं और मेरे पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं। मैंने देखा कि मेरे सराहने पे यानी मेरे बिल्कुल मुंह के ऊपर की तरफ एक औरत मौजूद है। उसके बहुत ही लंबे लंबे, बहुत ही कर्ली हेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा काली, बहुत ज़्यादा भयानक उसकी शक्ल है और इसके साथ साथ उसकी जो आंखें हैं वो लाल अंगारों की तरह चमक रही हैं। एक अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट है जो उसके चेहरे पे मौजूद है और ना सिर्फ वो खड़ी भी है बल्कि उसने अपने आप को थोड़ा सा मेरे मुंह की तरफ या मेरी तरफ झुकाया हुआ है, यानी कि उसका जो मुंह है वो मेरे मुंह के बिल्कुल ऊपर मौजूद है और एक अजीब सी बदबू है जो उसके वजूद से या जो उसके अंदर से आ रही है। अब जैसे ही मैंने उस खौफनाक औरत को या उस मखलूक को अपने मुंह के ऊपर झुके हुए देखा तो एकदम से मेरी चीख निकल गई
और मैंने फ़ौरन से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की। अब जैसे ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो जो औरत थी वो कहने लगी कि जो कुछ तुम पढ़ रहे हो इसको पढ़ना बंद करो। हालांकि उसने मुझे मुकम्मल तौर पे डरा दिया था और मेरे ऊपर एक खौफ तारी था, लेकिन उसके बावजूद मैंने सोचा कि अगर मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना रोकी तो पता नहीं ये मेरा क्या हाल करेगी। खैर, वो जो भी मखलूक थी या जो भी चुड़ैल थी वो कहने लगी कि इसको पढ़ना बंद करो और आज के बाद तुम यहाँ पे नहीं सोना, क्योंकि ये जो जगह है ये हमारी जगह है और हम यहाँ पे तुमसे पहले से हैं। ये कहने के बाद वो जो औरत थी वो एकदम से मुड़ी और बड़े अजीब से अंदाज से टेढ़े मेढ़े पांव के हमरा दीवार की तरफ बढ़ने लगी। अब मैं थोड़ा सा अपनी गर्दन को मोड़ के उसकी तरफ देख रहा था और आयतुल कुर्सी की तिलावत कर रहा था कि मेरी आंखों के सामने वो जो औरत थी वो दीवार के ऊपर ऐसे चढ़ी जैसे कि मकड़ी दीवार के ऊपर चढ़ा करती है या जंप मारा करती है, और अपने हाथ और पैर दोनों का इस्तेमाल करती हुई किसी चौपाहे की तरह दीवार के ऊपर चढ़ती हुई दीवार से बैक साइड की तरफ, यानी कि जहां पे गंदी गली मौजूद थी उस तरफ चली गई। अब ये जो मंजर मैंने देखा था ये मैंने अपनी आंखों से देखा था और मैं इसका चश्मदीद गवाह था। मेरे ऊपर एक अजीब खौफ तारी था और मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है। खैर, इसी दौरानिये में मेरी जो मदर थी वो कमरे से निकलती हुई बाहर की तरफ आई और वो मुझसे पूछने लगी कि अभी जो चीख मारी थी क्या तुमने मारी थी। अपनी मदर को अपने सामने देख के एकदम से मैंने रोना शुरू कर दिया और रोते रोते कुछ देर बाद जब मेरी हालत बेहतर हुई तो अपनी माँ को सारा का सारा वाकया बताया। मेरी मदर ने जब यह वाकया सुना तो वो भी मेरी तरह परेशान थी कि अगर वाकई में इस घर के अंदर हमसे पहले से कोई चुड़ैल रहा करती है तो हमारे पास तो इतने पैसे भी मौजूद नहीं है कि इस घर को चेंज कर सकें या किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो सकें। खैर, अपने तौर पे जो मेरी मदर थी उन्होंने अपने जानने वालों से या झाड़ फूक करने वालों से राब्ता किया और उसके बाद से मुसलसल हम लोगों ने सूरह बकरा की ख़ास तौर पे उसकी आखिरी आयत की तिलावत करना शुरू कर दी। हम लोगों ने इस घर के अंदर नमाज की पाबंदी शुरू कर दी और हम कोशिश करते थे कि जिस जगह वो चुड़ैल हमें नजर आई थी उस जगह पे या उस रास्ते में ना सोएं। अल्लाह का शुक्र है कि जब से हमने तिलावत शुरू की, नमाज की पाबंदी शुरू की और ख़ास तौर पे हिसार करके सोना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता करके वहाँ पे जो वाक़यात थे उनमें ना सिर्फ कमी आई बल्कि उसके बाद वो औरत या वो चुड़ैल हमें नज़र नहीं आई। तकरीबन 1 या 1.5 साल तक हम लोग उस घर के अंदर रहते रहे और इस दौरानिये में जो भी मोहल्ले वाले थे या जो करीब जवार के लोग थे, जब हमारा उन लोगों से राब्ता होता था तो वो सारे के सारे हमसे पूछा ज़रूर करते थे कि आप लोग किस घर में इतने अरसे से कैसे रह रहे हैं। और जब हम उनसे पूछते कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं तो वो कहते थे कि आपसे पहले भी इस घर के अंदर ख़ास तौर पे इस फ्लोर में बहुत सारे किराएदार आए हैं जो आते हैं मुश्किल से 10 या 15 दिन रुकते हैं और उसके बाद वापस चले जाया करते हैं। आपकी फैमिली वो पहली फैमिली है जो अब तक रुकी हुई है और ना सिर्फ रुकी हुई है बल्कि यहाँ पे महफूज है। हम लोग उनको कहा करते थे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ कोई ऐसा मसला नहीं है और हमने कभी भी इस तरह की कोई चीज़ फील नहीं की। हालांकि हकीकत ये थी कि अगर हम उनको बता देते कि एक चुड़ैल बाकायदा मेरे सामने आई थी और उसने हमें कहा था कि यहाँ से चले जाएं, तो शायद वो लोग इस बात का यकीन नहीं करते। खैर, अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद हम लोगों ने घर को चेंज कर लिया और उसके बाद हमारे साथ कभी भी इस तरह के वाक़यात पेश नहीं आए।
गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरी मैंने शेयर की है, ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको, आप सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे और कामयाबी दे। अगली अपलोड तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।